नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार। और दोस्तों, बिहार सीईटी एंट्रेंस जो आपका हुआ है 22 सितंबर 2020 को, उसके जो उसमें कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे पेडागोजी का जो प्रश्न था, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्न था, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात की थी। वो 100% एरर फ्री था। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखकर मिला लें, उनसे जो आंकड़ा है वो आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। और मैंने उसमें बहुत काफ़ी डिटेल में बात की है। और एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पे 100 क्वेश्चन का एक मुफ्त यानी कि इकट्ठा सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि सतीश सर के द्वारा कराया गया है। उसे भी आप देखकर अपना आंकड़ा लगा लें, और उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या कट ऑफ रहने वाला है सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आज हम अभी के वीडियो में हम आपसे हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। कुल 30 प्रश्न थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर। तो ये देखेंगे, और ये 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि जो आंसर किया आएगा उससे आपका एक भी प्रश्न इधर उधर डिफ़र नहीं करेगा। अगर डिफ़र किया तो आप हमें कमेंट करके आप अपना भड़ास निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन का। हमारे पास सेट है क्वेश्चन, सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास जो भी सेट होगा आप क्वेश्चन निकाल लें हिंदी और इंग्लिश का, उससे आप मैच करा लें। पहला प्रश्न है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेज है। उसमें क्या है, इसका मतलब होता है कि जो आपका टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन को पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइन के अंदर जो राइटर ने कहने की कोशिश की है, जो बातें छुपी हुई है, हिडन मीनिंग है, जो उसका भास्ट मीनिंग है, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा है उसको आपको समझना है, ठीक है। ये होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब। चलिए दूसरा प्रश्न है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पुरानी आदतों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वी मस्ट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, लिव, ठीक है। लिव मतलब होता है त्यागना, ठीक है, छोड़ देना। हमें अपने पुराने हैबिट को बुरे आदतों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लिव होगा। तीसरा प्रश्न है द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक, मतलब बच्चे को लड़के को एक ट्रक ने क्या किया, धक्का दे दिया, ठीक है। एक ट्रक ने क्या किया, धक्का दे दिया, इसलिए क्या होगा, पुस्ट होगा। नॉक डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, पुस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। इररिलेवेंट का मतलब होता है कि उस चीज़ से रिलेट करके बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल मुद्दा क्या है उसको लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इधर उधर की बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट बीइंग टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट पर नहीं, जो पॉइंट की बातें हैं वो नहीं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, बेतुकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉट बीइंग टू द पॉइंट। पांचवा प्रश्न है सरदार पटेल वाज आयरन मैन, मतलब सरदार पटेल जो थे उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते थे, फर्म डिसीजन लेते थे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उनका डिसीजन होता था, मतलब अपनी बातों पर अडिग रहते थे। और उन्होंने 542 जो भारत में जो देसी रियासतें थी उनको मिलाने में बहुत बड़ा काम किया। उनके साथ बीपी मेनन साहब भी थे, ठीक है। तो भारत को जो उन्होंने एकीकृत करने का जो काम किया, उस वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है, एक दृढ़ संकल्प विचारधारा वाले लोग, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा है आपका ए मैन अनमैरिड मैन। आप सभी इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग विवाहित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, अरे भाई हम तो बैचलर हैं, क्या है, बैचलर। तो बहुत कॉमन सा सवाल है, बैचलर। सातवां प्रश्न है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रहता है, ठीक है, स्थल और जल दोनों जगह रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियस बोलते हैं, ठीक है, एम्फीबियस, जो दोनों जगह रहते हैं। आठवां प्रश्न है ए थिंग विच ईजिली कैचेस फायर, मतलब एक वस्तु जो बहुत आसानी से आग पकड़ ले, उसको इनफैलेमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफैलेमेबल, ठीक है। बाकी फ्लोरोसेंट का मतलब चमक के सेंस में आता है, इम्पेशेंट अधीर होता है, वाइली का मतलब चिपचिपा होता है, ठीक है। तो इनफैलेमेबल इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज्वलनशील, बहुत
तेज़ी से, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। 9वां प्रश्न, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, मतलब जानवर जो कहाँ रहते हैं, जो घासों पर, ठीक है, जो साग सब्जियों पर निर्भर होते हैं या घासों पर निर्भर होते हैं, उनको हर्बीवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्बीवर्स बोला जाता है। जो मांस पे रहते हैं उनको कार्निवर्स बोला जाता है, और जो दोनों पे डिपेंड है उनको ओमनीवर्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, कस्टम्स ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, इसका मतलब है कि बहुपत्निक, यानी कि ढेर सारी पत्नी, पत्नी वाला विचारधारा, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। अगर मोनोगैमी है तो एक विवाह कर रहे हैं आप, बाईगैमी मतलब 2 विवाह कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिमोनी मतलब ये मातृ से संबंधित है। ठीक है, तो पॉलीगैमी आपका सही आंसर होगा। चलिए 11वां प्रश्न, एट लास्ट ही इल्डेड डैश द टेम्पटेशन, तो इल्ड के साथ टू आता है। इल्ड का मतलब होता है बात को उत्पन्न करना। ठीक है, वो अंतिम में क्या हुआ, मतलब उग्र हो गया। इल्डेड टू द टेम्पटेशन, कैसे उठा, मतलब गुस्से से उठा। ठीक है, आक्रामक मूड में उठा, तो इल्डेड के साथ टू लगेगा। वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, बहुत सारे लोग इसका बहुत चतुराई से अदरवाइज करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। वर्क हार्ड जब शुड का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर आपको नकारात्मक चीज़ें बतानी है, इसके लिए आपको लेस्ट एकदम पर्याप्त है। लेस्ट के साथ शुड लगता है, जो मीनिंग देता है आपको नकारात्मक सेंस में देता है कि आप कठिन मेहनत करें, नहीं तो आप क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल 12 का बी एग्जाम एग्जैक्ट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर ने कराया है आंसर, आप देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इससे पहुंचा दें, ताकि वो भी एररलेस आंसर मिला लें और एकदम एग्जैक्ट आपका यही आंसर आने वाला है, अगर आंसर की आता है तो। देखिएगा 13वां प्रश्न है, वी सेल्ड डैश द रिवर, इस पर काफ़ी कंट्राडिक्शन हुआ है और आखिरकार हमने जो निर्णय लिया है वो है वी सेल्ड डाउन द रिवर। ठीक है, वी सेल्ड डाउन द रिवर, ये आपको नदी में एक नाव चलाने के सेंस में है। ठीक है, सेल इन का मतलब होता है कि हम बह गए, तो जो आदमी बह जाएगा वो अपने बारे में क्या बताएगा। ठीक है, वी सेल डाउन द रिवर मतलब हमने नाव चलाया। वैसे एक फ्रेजल आता है कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब हम जो हैं समान कठिनाई में है। ठीक है, समान कठिनाई में, अगर बोट की सेलिंग इन द सेम बोट है, सेल इन द सेम बोट है, वो एक फ्रेजल आइडियम फ्रेज के तौर पे यूज़ होता है। उसका मतलब होता है कि हम और आप दोनों एक ही कठिनाई में अभी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल डाउन, वी सेल्ड डाउन द रिवर, इसका मतलब है हमने नदी में क्या किया, तैरा। ठीक है, चलिए बह नहीं गया। 14वां प्रश्न, द सोल्डर वाज काइंड, मतलब सोल्डर क्या था, दयालु था। तो आपसे पूछा रहा है इसका अपोजिट क्या होगा, तो काइंड का, दयालु का अपोजिट हो जाएगा क्रूएल। पीसफुल का मतलब शांत, हेल्पिंग का मतलब सहायक, और हेट का मतलब घृणा करना, ये होगा ही नहीं, तो काइंड का क्या हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा। 15वां, द टीचर वाज हैप्पी विथ स्टूडेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टीचर जो है वो खुश है, इसका अपोजिट हो जाएगा टीचर क्या है, ना खुश है, सैड हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न आपका हिंदी से भी था। 16वां प्रश्न है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए तद्भव शब्द कहते हैं, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि जो शब्द आपको संस्कृत के शब्द नहीं है, संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी के रूप में किया जाता है, वो अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्दश, ये आपका संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये नहीं होगा। चतुर्थ, ये संस्कृत का शब्द है। चतुर्थी, ये भी नहीं होगा। तो 14 क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द चुनें। ठीक है, कौन सा शब्द चुनना है, तत्सम शब्द। ठीक है, तो तत्सम देखिए, हंसी आपका क्या है, तद्भव शब्द है। कपूर, कर्पूर अगर रहता तो वो होता, लेकिन कर्पूर को लोग क्या बोल देते हैं, कपूर बोल देते हैं। मतलब संस्कृत के भाषा को सिंप्लीफाइड करके अगर आप अपनी भाषा में बोल देते हैं, हिंदी में उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तत्सम नहीं तद्भव कहलाता है। आम भी नहीं होगा, आम्र होता तो हो सकता है ओज। ओज का मतलब होता है नई ऊर्जा का फिर से आपके अंदर संचार होना, नहीं कहता ओजस्वी भवा, मतलब फिर से तुम में एक नई संकल्प, एक नई एनर्जी आए, तो ओज इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ओ आ हर्षई दीर्घई। ठीक है, तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है। 19वां प्रश्न, दारा का अर्थ क्या होता है, तो दारा का अर्थ होता है भाड़िया, और भाड़िया का मतलब है पत्नी। ठीक है, दारा का अर्थ होता है पत्नी।
20वां प्रश्न, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो आप जब टौठौ पढ़ते हैं तो उसमें मूर्धन्य भी आता है, तो टौठौ डौढौ ये क्या है? पूरा आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुनें। तो महाप्राण ध्वनि जो है आपका वो कौन सा है? वो है आपका महाप्राण ध्वनि में आपका कौन सा आ जाएगा? ख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न, आहा, उसके बाद डैश है, कितना सुंदर पुष्प खिला है। तो ये आप साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जब किसी भी चीज़ को देखते हैं विस्मयादि बोधक विचार आपके अंदर से निकलता है तो आप क्या करते हैं? साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन इसको कहते हैं। तो आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, ये सिंबल पर्याप्त है। चलिए 23वां प्रश्न, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह ये है। ठीक है, अल्प विराम, छोटा सा कॉमा देते हैं आप, अल्प विराम। 24वां प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16। चलिए 25वां प्रश्न, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी है और ये दोहा चौपाई शैली में। कौन सी शैली में है? दोहा चौपाई शैली में है। ठीक है, ये आंसर कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है वो गलत है। ठीक है, दोहा चौपाई शैली इसकी जो शैली है, रचना शैली। 26वां प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के ठीक पहले आकर, वो शब्दांश है एक छोटा सा जो शब्द के पहले आकर लगता है और उसका विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, तो सम का प्रयोग किया गया है, संस्कार के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 27वां प्रश्न, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ जन्म, जन्म तो मूल शब्द है। आगमन, गमन होता है उसमें आ लगाया। कर्षक, कोई भी चीज़ क्या करती है? कर्ष करती है, मतलब आपके आकर्षित करती है, तो आकर्षक। आदरणीय, इसमें पढ़ते लगा हुआ भाई साहब, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। आदरणीय होता है उसमें या लगा दिया, मतलब इसमें क्या आ पढ़ते लगा हुआ है, इसलिए आ उपसर्ग इसमें नहीं है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो देखिए दशक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। लालिमा भी कोई उपसर्ग नहीं है। कारीगर भी कोई उपसर्ग नहीं है। पराजय में आपका क्या है? उपसर्ग लगा हुआ। जय होता है, जय का जय में परा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? दूसरे की जय हो गई। किसकी जय हो गई? दूसरे की जय हो गई, मतलब अपने आपकी हार हो गई और इसमें कोई दूसरा जीत गया, पराजय हो गया। 29वां, अपने हाथ से स्वयं काम करो, मतलब इसको क्या करना है? वाक्य का शुद्ध रूप चुनना है। तो लोग कहते हैं अपना काम स्वयं करो। ठीक है, अपना काम स्वयं करो। 30वां प्रश्न, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, इसमें चांद आ जाएगा। तो ठीक है, चिड़िया का बहुवचन शब्द चिड़िया होगा। ठीक है, तो आप इसे मिला लें, आपका 30 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएंगे वो आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।